डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार जनता की अदालत। जी। आज जनता की अदालत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसमें कुछ आपसे, आपके जीवन से, जी। आपकी जो तपस्या से जुड़े हुए हो सकते हैं। जी। सर, हम आपको डॉक्टर साहब बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं कि आप कभी सड़क पर घायलों की जान बचाते हुए नजर आते हैं, तो कभी नदी में डूबे हुए व्यक्तियों को निकालते हुए नजर आते हैं, जी। कभी रेल दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाते हुए नजर आते हैं, जी। तो कभी हवाई जहाज दुर्घटना से लोगों को बचाते हुए, कभी आप आग बुझा रहे होते हैं, तो कभी जी। आग में से जले व्यक्तियों को निकाल रहे होते हैं, जी। कभी इलेक्शन के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए नजर आते हैं, तो कभी यूपीएससी और एचपीएससी जैसी परीक्षाओं के ट्रेनिंग देते हुए, बच्चों जी। को ट्रेनिंग शिक्षण देते हुए नजर आते हैं। जी। आखिर आप हैं क्या? क्या हैं आप? सही इस है। क्या का जवाब मैं जनता की अदालत में आपसे मांगूंगा। और आगे प्रश्न थोड़ा लंबा है। राजनीतिक मंच चाहे माननीय मुख्यमंत्री का हो, चाहे महामहिम राज्यपाल जी का हो, जी। चाहे गृह मंत्री का हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, आप सभी मंचों का संचालन करते हुए नजर आते हैं। आखिर आप क्या है? क्या है आप? इस क्या है का जवाब मैं नहीं, है जनता की अदालत में आपको देना है। जनता आपको देख रही है। डॉक्टर एमपी सिंह जी एक ऐसी जो है आप प्रतिभा है कि आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे सवाल है तो क्या है आप, इसका जवाब हम चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप मेरे नाम राशि ही हो और बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने शुरू किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक लाइव और जज्बा जो आपके चैनल है हिंदुस्तान जज्बा पब्लिक लाइव दोनों के माध्यम से हम सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि आखिर हम हैं क्या। वैसे तो देखा जाए कि ये हाड़ मांस का शरीर है और इसका कुछ लोग नाम इसलिए ब्राह्मण देवता जब बच्चा पैदा होता है तो नामकरण कर देते हैं और उस नामकरण में उस नाम से लोग जाने लगते हैं। तो आमतौर पर देखा जाए कि बचपन का नाम तो मेरा मोहरपाल सिंह है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, मैंने पीएचडी कर ली, तो डॉक्टर एमपी सिंह के नाम से जानने लगे। जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, आईएमटी में पढ़ाया, डीएवीआईएम में पढ़ाया, दिल्ली जिम्स में पढ़ाया, बहुत सारे गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ाया और राम मनोहर लोहिया कॉलेज है उसमें प्रशिक्षण दिया बीएड और एमएड के छात्रों को। तो ये सब उसके वजह से प्रोफेसर के नाम से लोग जानने लगे। तो आज के टाइम में जो अधिकतर लोग हैं वो सब कोई प्रोफेसर साहब बोल देता है, कोई डॉक्टर साहब बोल देता है, अधिकतर प्रोफेसर डॉक्टर के नाम से ही जानते हैं। अब जो आपका प्रश्न आया, सबसे पहला जो प्रश्न आपने किया कि आप कहीं पर आग बुझा रहे होते हैं तो कहीं पर आग में से लोगों को निकाल रहे होते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो उसमें घायलों को बचा रहे होते हैं। तो इसका एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जो कि मैंने रेड क्रॉस के साथ में मिलकर के फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कोर्स शिमला के अंदर 1998 में किया था कि घायलों की मदद कैसे की जाए। और मैं सरकार की तरफ से ऑथराइज लेक्चरर बना। मैंने कम से कम 5 से 10 लाख विद्यार्थियों को, 5 से 10 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को
फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया कि ये कोई भी आपत्ति आ जाए, सड़क पर आप चल रहे हैं, दो वाहन आपस में टकरा जाएं, उस पर बैठे हुए लोग घायल हो जाएं, कार में बैठा हुआ लोग घायल हो जाए, कोई पीड़ित हो जाए तो उसकी जान को कैसे बचाना है, उसका बाहर खून निकल रहा है तो उसको कैसे बंद करना है, वो बेहोश हो गया है तो उस बेहोशी का इलाज कैसे करना है, उसकी मरहम पट्टी कैसे करनी है, उसके अंदर के डर को कैसे निकालना है और किस प्रकार से उसको अस्पताल पहुंचाना है, कौन सी एम्बुलेंस का प्रयोग करना है कि कई बार जब सांस नहीं आती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसमें हम ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस को बुलाते हैं। कई बार ऐसा मल्टी फ्रैक्चर हो जाता है, मल्टी इंजरी हो जाती है कि हमारी जो बैकबोन है वो टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और काफी मांस का लोथड़ा सा बन जाता है। उस समय हम ऐसी एम्बुलेंस को बुलाते हैं जिसमें डॉक्टर और नर्सेज भी होने चाहिए। तो ये सारी हमने जब ट्रेनिंग ली, उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हम आए, रेड क्रॉस के माध्यम से हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग दी, लोग अवेयर हुए और उसके बाद हमने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी, फर्स्ट एड की बुक, होम नर्सिंग की बुक, कि महिलाएं हैं, एएनएम है, जीएनएम है, उनको कैसे काम करना चाहिए, जो लोग हैं घर पर रोगी की देखभाल कैसे करें, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई होता नहीं, बच्चे विदेश में पहुंच जाते हैं, अमेरिका कनाडा पहुंच जाते हैं, वो दोनों माँ बाप घर पे अकेले रह जाते हैं, एक दूसरे की देख नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने एक पुस्तक और लिखी, घर पर रोगी की देखभाल कैसे करें। उस पुस्तक को कोई भी पढ़ करके उस व्यक्ति की देखभाल कर सकता है, कैसे लैट्रिन करानी है, कैसे बाथरूम कराना है, कैसे नहलाना है, कैसे उसको खाना खिलाना है, बेड कैसे बनाना है, बिस्तर पर कैसे रखना है, कैसे उनको बिस्तर से उठाना है, कैसे बिस्तर पर उनको लिटाना है ताकि बेड शोर ना हो, उनका टेम्परेचर कैसे देखना है, पल्स कैसे देखनी है, ऑक्सीजन कैसे लगानी है, ये सारी चीजें और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी ट्रेनिंग हमने एएनएम, जीएनएम, मेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, इन सभी को हमने हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग दी। तो ये मेरा ट्रेनिंग देने का जो कार्यकाल है, अब 2024 चल रहा है, 1998 से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो 24 और 2 26 साल मुझे ट्रेनिंग देते हुए हो गए और कितने लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी, इसलिए मेरे अंदर का डर निकल गया। जब भी मैं सड़क पर चलता हूँ, कहीं दुर्घटना हो जाती है तो मैं अपने वाहन को रोकता हूँ, उस रोगी की मदद करता हूँ, उसको अस्पताल पहुंचाता हूँ, अपनी गाड़ी में उसको लेकर के जाता हूँ और इस काम के लिए मुझे कमिश्नर और पुलिस ने कई बार क्लास 1 का सर्टिफिकेट, किसी कमिश्नर पुलिस ने 2000 का कैश अवार्ड दिया, किसी ने 1000 का दिया, किसी ने 5000 का दिया, किसी ने 200 रुपए का दिया। तो इस प्रकार से कैश अवार्ड, क्लास 1 का सर्टिफिकेट, क्लास 2 का सर्टिफिकेट, क्लास 3 का सर्टिफिकेट, ये सभी मुझे मिलते रहे, मेरा हौसला बढ़ता रहा और मैं काम करता रहा। आपने जो प्रश्न किया था कि रेल दुर्घटना में भी आप लोगों की जान बचा देते हैं, हवाई जहाज गिर जाता है तब भी लोगों की जान बचा देते हैं, तो यह काम आदमी जब ही कर पाता है जब वो फुल ट्रेंड होता है। जिसने पहले कभी करके नहीं देखा है वो कभी किसी की जान नहीं बचा सकता है। राजधानी एक्सप्रेस फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली जा रही थी और रामू सोमा नाम के जो व्यक्ति थे, बड़े लर्निंग पीपल थे, बड़े उद्योगपति थे, हैदराबाद के थे, वो पता नहीं कैसे गिरे, कैसे नहीं गिरे और वो दोनों पैर उनके ट्रेन से कट गए। आज तक के इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि दोनों पैर कटने के बाद में आज तक कोई बचा नहीं पाया, लेकिन आपकी दया दृष्टि से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने मौके पर जाकर के उसके दोनों पैरों को अपनी गाड़ी में रखा, उसको हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल लेकर के गए, पहले डॉक्टरों को फोन कर दिया, उसके खून को रोकने के लिए अपने पास जो कपड़े थे, तौलिया थी, उससे उसकी बंद लगाया और वहां पर हम लेकर के चले गए और वहां उसकी फर्स्ट एड दिलाई। फर्स्ट एड दिलाने के बाद में हम ट्रॉमा सेंटर दिल्ली ले गए, 3 दिन में उसको होश आया, उनके घर वालों को फोन कर दिया, बेटी माँ उसकी लेने के लिए आई, उनको उसका जो पास सामान था वो रेलवे में जमा करा दिया, वहां से उनको सामान दिलवा दिया और उनकी जान बच गई। इस प्रकार से मैंने ट्रेन एक्सीडेंट में
जान बचाई। अब आपका प्रश्न आता है हवाई दुर्घटना का, कि हवाई दुर्घटना में आपने, तो फरीदाबाद में के ही आप शायद रहने वाले हैं, जवाहर कॉलोनी में आप शायद रहते हैं। पर्वतीय कॉलोनी में एक हवाई जहाज गिरा था, जो कि 8-10 घरों की छत के ऊपर गिरा था। वहां पर छत टूट गई थी, उसमें जो लोग सो रहे थे वो उसके अंदर घायल हो गए थे, जल गए थे। और शत्रुजीत सिंह कपूर आईपीएस ऑफिसर कमिश्नर पुलिस हुआ करते थे यहाँ पर, और बलराज मोर जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद हुआ करते थे। तो जैसे ही मेरे पास में प्रशासनिक तौर पर फोन आया कि इस प्रकार से हवाई दुर्घटना हो गई है, मैं मौके पर गया। और वो क्या है, 5-5, 7-7, 10-10 फुट की गली है, वहां पर ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है। वहां पर हमने कम्युनिटी सेवा, लोगों की सेवा ली, उस आग को बुझाया। जिन घरों के लोगों में पानी था, जब तक हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंच गई और उनकी जो उसकी सहायता से हमने उसको बचा लिया। जो उसके अंदर छत टूटी थी, उसमें जो घायल लोग थे उनको अपनी पीठ पर निकाला, फर्स्ट एड दी और सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। काफी लोगों की जान हमने वहां पर बचाई। तो इस प्रकार से हमने वहां पर भी काम किया। अब रही बाढ़ और भूकंप की, आप कहते हैं कि कभी आप नदी में जो गिर जाते हैं उन लोगों की जान बचा रहे होते हैं, तो कभी आग में जल जाते हैं तो आग में से निकाल रहे होते हैं। फरीदाबाद के अंदर घी का गोदाम था, यहाँ पर उस घी के गोदाम में आग लगी और घी सारा पिघल करके सड़क पर आ गया। सड़क फट गई, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। उसमें कुछ लोग फंस गए थे। उन लोगों को मैंने अपने शरीर से टाट पट्टी निकाली, अपना मजबूत इलाज किया। 2-4 टाट पट्टी भिगो करके मैं अपने ऊपर बॉडी पर रख करके ले गया, वहां जलती हुई आग में गया और उस कैजुअलिटी को निकाल करके लाया, जिसके लिए मुझे सरकार ने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर मुझे सम्मानित भी किया। खतरों से खेला। और खतरों से मैं क्यों खेल पाया, क्योंकि उम्र थी उस समय पर से, और मतलब जो ज्ञान था, इसलिए मुझे खतरों से, नहीं तो अधिकतर लोग नहीं जा पाते। जब वो 2001 में माननीय आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय भोज और कच्छ के अंदर एक आपदा आई थी, त्रासदी आई थी, जिसमें लाखों लोग बर्बाद हो गए थे। उस समय मुझे वहां भी जाने का मौका मिला और वहां पर भी मैंने इस कार्य को किया। तो आज मैंने अपनी टीम तैयार कर दी है। आज मैं सिविल डिफेंस का चीफ हूँ और मैं हर महीने, हर 15 दिन में मैं ये शिविर लगाता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, अपनी टीम मजबूत करता हूँ, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वो टीम वह मौके पे जाकर के काम कर सके। जैसे कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में हमारी सिविल डिफेंस की टीम ने सैकड़ों वॉलंटियर्स थे, घर घर जाकर के दवाई गोली दी, घर घर जाकर के उन लोगों को खाना पहुंचाया। तो इस प्रकार से हमारी टीम, क्योंकि सरकारी तौर पर ये मेरे पास पद है, चीफ वार्डन हूँ मैं सिविल डिफेंस का, और मेरे साथ 250-300 लोगों की टीम है जो आपदा काल में काम करती है। फिर हमने आपदा मित्र, क्योंकि मैं विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन हूँ, तो उसके लिए हमने आपदा मित्र 300 आपदा मित्रों को आईटीआई के अंदर प्रशिक्षण दिया। उसमें मेल फीमेल दोनों हमने आपदा मित्र तैयार किए, ताकि कहीं पर भी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, सुनामी आ जाए, बादल फट जाए, बहुत भारी बरसात हो जाए, या प्रशासन को किसी प्रकार की कोई कहीं परेशानी आए, तो हम हमेशा उन लोगों को बुला लेते हैं और मौके पे जाकर के वो काम करते हैं। जैसे पिछले साल बाढ़ की स्थिति बनी थी, नहर के जगह जगह जाकर के, तो वहां से गांव, जो गांव थे, उन गांव में से उन लोगों को निकाला, उनको ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, सरकारी स्कूल में उसके शेल्टर रूम बनाए, वहां पर उनको खाना पीना, दवाई गोली दी, और वहां पर उनकी सेवा की, उनका डाटा इकट्ठा किया। तो ये सारा काम सेवा का हम कर रहे हैं, और सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है। जो आप कह रहे थे कि आप हैं कौन, तो मुझे लगता है कि आप अब समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या कर रखा है। तो वो अभी किया तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो मैंने जो आपके ये प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों का जवाब दिया है जी। दूसरा जो प्रश्न आप कर रहे थे कि चाहे हम राजनीतिक मंच हो, मुख्यमंत्री जी जी जी, चाहे तो महामहिम राज्यपाल, इसमें क्या है कि डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद जो भी होते हैं, या डीआईपीआरओ होते हैं, उन जब वो मेरे भाषणों को सुनते हैं, मेरे प्रवचनों को सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जो हैं बहुत काबिल व्यक्ति हैं, और इनके पास शब्दों में सदापन है, और शब्द कहीं गलत नहीं होते हैं।
इसलिए वो यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री साहब आए, चाहे महामहिम राज्यपाल आए, चाहे गृह मंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, तो उन मंचों को करने का मुझे मौका मिल जाता है। यहाँ तक कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको भी मैं ही करता हूँ। तो ये विश्वास और भरोसे की बात होती है। वो मंच उन्हीं को दिए जाते हैं जिनकी वाणी में सदापन होता है और जो जिनकी भाषा स्पष्ट होती है, जो शब्द दुनिया को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये दर्शक लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा उनको कि किस लिए इनको मंच दिए जाते हैं। अब जो अगला प्रश्न था आपका कि यूपीएससी और एचपीएससी बड़े एग्जाम है, सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस एससीएस निकलते हैं, आईआरएस आईएफएस निकलते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम होते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इसमें ट्रेनिंग में जो हमारी टीम होती है उसमें सभी अधिकारी होते हैं जिले के, उनको प्रशिक्षण देना होता है। तो उसके लिए भी मैं डीसी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, जिला उपायुक्त जो होते हैं कि उनकी तरफ से मुझे ऑफर किया जाता है कि सर ये गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन को आपने सभी अधिकारियों को बताना है। उसमें आईएएस भी होते हैं, उसमें एससीएस भी होते हैं, जिले के एचओडी भी होते हैं और भी शिक्षा विभाग चाहे कोई भी हो, सभी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। उनको जब प्रशिक्षण देते हैं तो अब इससे काबिल हो गए हैं कि अभी कहीं पर भी खड़ा कर दिया जाए, कोई भी गाइडलाइन हो तो उसको कर लेते हैं। दूसरा आपका जो चुनाव का आया सिस्टमेटिक इलेक्टोरल वोटर एजुकेशन का जो होता है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले कर्मचारियों को समझाना होता है मशीन क्या है, वीवीपैट मशीन क्या होती है, वो उस पर बैलेट पेपर क्या होते हैं, कैसे उनकी मतलब ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार से वोट डाली जाती है, किस प्रकार से मशीन को बंद किया जाता है। और यहाँ तक कि स्वीप होती है कि हमें वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करना है, वोट बनवाने के लिए लोगों को जागरूक करना है कि अधिक से अधिक लोग वोट बनवाएं, अधिक से अधिक लोग वोट डालने के लिए जाएं कि ताकि वोटिंग करने का प्रतिशत बढ़ जाए। तो उसके लिए भी मुझे नोडल अधिकारी या कोऑर्डिनेटर लगा देते हैं, एडीसी उसके नोडल अधिकारी होते हैं। तो उसके बाद भी हम कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाते हैं, रैलियां निकालते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, प्रतियोगिताएं कराते हैं। तो बहुत लंबा समय हो गया इन विषयों का काम करते हुए, बहुत लंबा समय हो गया। और अब तो कहीं भी किसी भी फील्ड में हमें कहीं भी खड़ा कर दिया जाए तो हम वहाँ पर अपना प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मेरा सवाल है आपसे कि ये बताइए, जी। जनता जानना चाहती है कि इतने यहाँ तक पहुँचने का या इस स्ट्रगल का, इस संघर्ष का, यहाँ इस पड़ाव तक पहुँचने का आपकी क्या कहानी रही है, क्या जीवन गाथा है जो कि लोगों को कुछ सुनने में पता लगे कि लोग इंस्पायर हों आपसे कुछ सीख। बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको 2-4 मिनट, घंटे, आधे घंटे के अंदर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जितना इतनी बड़ी जिंदगी है। मैं आपको छोटा-छोटा नट सेल में मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के शाहरोल में हुआ था और बहुत ही निर्धन परिवार, झोपड़ी का घर हुआ करता था जिसको घेर बोलते हैं गांव के अंदर। कि बरसात आ रही है तो ऊपर से टप टप पानी नीचे गिर रहा है, कभी बिस्तर को इधर बदल रहे हैं तो कभी बिस्तर को इधर बदल रहे हैं, कभी इधर बैठ के कुछ चारपाई पर इधर बैठ के। जी दर्शकों, आपको एक कैसे जीवन गाथा जो है सुना रहे हैं या बता रहे हैं जिससे कि आप भी अपने और अपने परिवार में से किसी के जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो डॉक्टर MP सिंह जी हमारे साथ में साक्षात एक देव तुल्य है और आप कहीं ना कहीं इनसे जरूर प्रभावित होंगे। तो आगे बताइए, आप सर कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर साहब, मेरा जैसा जीवन इस पृथ्वी पर, मेरी जो कहानी है वो अब्राहम लिंकन से मिलती जुलती है। इतनी गरीबी को मैंने देखा है। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। बड़ी दुखद। और हम 6 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा था। 2 बहन थी, मेरे 4 भाई थे।
हम 4 भाई थे, 3 बड़े थे मेरे से, बहनें भी बड़ी थी। लेकिन कमाने के वाला कोई भी नहीं था। सब मान के चलो मैं 2 साल का हूँ, तो 2 साल की गैप पर मेरी बहन है, 2 साल की गैप पर उससे बड़ा भाई है, 2 साल गैप पर उससे बड़ा, तो लगभग 13-14 साल का मेरा सबसे बड़ा भाई रहा होगा। खेती नहीं थी, एक कूड़ भी खेती नहीं थी, मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। जमाना था एक कन्नी दो कन्नी पाई का, तो बड़ी विषम परिस्थितियों जब मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये लोग अच्छे नए कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे खरीदते हैं ये लोग, ये कैसे खेल रहे होते हैं। अपने पास तो कुछ भी नहीं था। माँ के साथ चले जाते थे, घास खुद लाते थे। कहीं किसानों की फसल कट रही होती थी, उसको काट करके जो 2 पूरा 3 पूरा मिलते थे, उनको झाड़ करके उसमें से जो गेहूँ जो निकलता था, उसको पीस करके कभी रोटी बन जाती थी, कभी नहीं बनती थी। कभी जंगल में चले जाते थे, लोग कोल्हू चला रहे होते थे, तो कहते थे बेटा घंटा 2 घंटा कोल्हू चलाएगा तो इतना सा गुड़ मिल जाएगा। उस इतने से गुड़ के लिए 2-2 3-3 घंटे कोल्हू चलाना पड़ता था। हाँ, बैल हाँकने पड़ते थे। रहट का जमाना था, रहट चला करते थे, कुआं मतलब बिजली ट्यूबवेल नहीं थी, जैसे कि तो पानी खेत की। मैं गांव के लोगों की बात कर रहा हूँ, कितने निर्दयी और कितने निर्भोई होते हैं, कितना मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मतलब कहते थे कि बेटा तुझे आइसक्रीम जब देंगे जब तू ये रहट चलाएगा, 1 घंटा रहट चलाएगा। तो जब वो कोई इकन्नी दुकन्नी या एक गन्ना, जो गन्ना होता है वो गन्ना, तो वो गन्ने से भी गन्ना चूस करके भी गुजर बसर कर लेते थे। या शकलकंदी जो होती थी, उनमें से उखाड़ करके एक शकरकंदी दे दी कि तूने काम किया, कल को तू आएगा तो कल को तुझे 2 शकरकंदी दे देंगे। मतलब गाँव वालों ने भी, आज मुझे पता चल रहा है, एहसास होता है कि आज जो छोटा गरीब का बच्चा है, आज शोषण क्यों हो रहा है, आज क्यों नहीं पढ़ पा रहा है वो, आज भी वही विषमताएं हैं जो मेरे समय में थी। आज मैं जो देखता हूँ भीख मांगते हुए लोगों को, चौराहे पर खड़े होते हुए, एक रस्सी पर वो नाच जो करते बच्ची हुए नाचती है, नाचते हैं, तो उन चीजों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपना जीवन याद आता है कि वो समय था कि जब शाम का समय होता था और खेत काट करके लोग अपने घरों को आ रहे थे, सिर पर उनके पूरा बंधे होते थे, उनमें से 1-2 बाल गिर जाती थी, मैं उन बालों को शाम को 6 बजे के बाद बीनने निकलता और उसके बाद उसमें से जो बीन करके जो इकट्ठा होता था, उसको कूट करके, उसको बनिया की दुकान पर बेच करके, उससे कॉपी किताब पढ़ाई की चीज मतलब लाया करता था। पढ़ाई में बहुत तेज था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई पढ़ाना नहीं चाहते थे हम, क्योंकि वो सब काम करते थे। वो कहते हैं पढ़ लिख करके क्या करेगा, हम पढ़ करके क्या हो जाएंगे भाई, काम पेट में तो रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बाप का बीमारी से मरे हैं, उनका कर्ज देना है, कैसे करेंगे, ये सारी चीज परेशानी था। उन परेशानियों का छोटी छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, जब मैं 8-10-12 साल का था, जब ईख काटा करता था, जब मैं फावड़ा लेकर के कस्सी से खुदाई किया करता था, खेतों की निराई किया करता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, चप्पल नहीं होती थी, ठीक पड़ जाया करती थी, और ये हाथ कटे हुए हैं, ये उसी की निशानी है, ये यहाँ पर ये चोट उसी की निशानी है, ये बचपन की निशानी है, बचपन का जो संघर्ष रहा है वो उसकी निशानी है। लेकिन मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। मेरे पे बाप, मेरे भाई माता ने, जी का आशीर्वाद। माता जी का, भाई ने बहुत, मतलब जो बड़ा भाई जो था वो बहुत, वो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, लेकिन उससे जो छोटा भाई था वो, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लोगों की खेती क्यारी करके वो हमें पढ़ाने की कोशिश में थे। वो बहुत अच्छे थे, उनका मतलब जो है बहुत आशीर्वाद रहा माँ का, और उन दूसरे नंबर छोटे पे भाई। जो दूसरे जो नंबर के भाई थे उन्होंने बहुत कुछ। तो मैंने 5वीं का बोर्ड क्लास लिया, जैसे तैसे वहां तक की कहानी में बताऊंगा तो बहुत लंबी है,
जी। 5वीं का बोर्ड क्लास दिया, 5वीं में स्कॉलर आ गई। स्कॉलर आने के बाद उस समय पर मुझे 75 रुपए वजीफा मिला। उस समय पर मतलब 75 बहुत होते थे, गरीबी दूर हो जाती थी। पहली बार जब नए कपड़े बने पूरे परिवार के, पहली बार जब घर का सामान आया, तब समझ में आया कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, सब देहात के सारे लोग इकट्ठे होकर के भाई बालक कौन खा रहे। हमारी माँ से कहते थे, दादी चाची तू चिंता मत करियो, हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे। स्कूल जो इंटर कॉलेज था उसके प्रिंसिपल अध्यापक आ गए, हमारे यहाँ दाखिला, इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, तो हमारे यहाँ भेज इसको। भेज दिया, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन लाइब्रेरी से किताब मिल जाया करती थी। इंटेलिजेंट थे, तो मेरे साथ पढ़ने वाले ऐसे भी लोग थे जो हजार बीघे की, जब तो मुझे पता नहीं था कि 1000 बीघा क्या होता है, 1 बीघा क्या होता है, 2 बीघा क्या होता है। बस यही था कि इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो बड़े घर का बाबूजी है, बाबू साहब है, और ये जो छोटे घर के हैं वो मट मैले फटे पुराने, उन्हीं को सिल लेना, उन्हीं में थेकरी लगा लेना, उन्हीं को पहन के चले जाना, उन्हीं को धो लेना, और बेलन उससे जो तसली होती थी उससे उससे प्रेस ही कर लेना, सिर के तकिया के नीचे दबा करके लेट जाना और ड्रेसअप हो करके चले जाना, यही सारा खेल। तो वो सारा जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। माँ ने मुझे संस्कार दिए और वो संस्कार आज भी, मतलब मैं बड़ी बात नहीं कहता कि माँ के जो संस्कार थे, कम खाना कम खाना, बेटा किसी की देख पराई चोपड़ी मत ललचा बची, नहीं, आज किसी के देख करके कुछ नहीं होता, क्योंकि समय बदलता रहा, समय परिवर्तित होता रहा, मेहनत करते रहे। 8वीं की बोर्ड परीक्षा दी, उसमें स्कॉलर मिली, 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी, उसमें फर्स्ट आए, 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी, और 2-2 साल की परीक्षा हुआ करती थी, नकल एक अक्षर की नहीं हुआ करती थी। ऐसे ऐसे टिपिकल सेंटर थे जहाँ पर मैं 12वीं में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के साथ पढ़ रहा था जमुना खंड इंटर कॉलेज में, तो उसका सेंटर पलसेड़ा पड़ गया था। पलसेड़ा के प्रिंसिपल जो थे शीशपाल जी थे, बड़े सख्त माने जाते थे। वहां से मैं सिर्फ अकेला बच्चा पास हुआ, एक बच्चा सिर्फ वहां से उस सेंटर से पास हुआ था। तो ये मुझे गौरवान्वित होता है कि मैंने अध्ययन किया, तो उस समय पर मैं पढ़ता था और पढ़ाता भी, मजबूरी थी मेरी। तो इस प्रकार से हमने आगे की पढ़ाई करते रहे, पढ़ाते रहे, पैसा आने लगा। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मैंने फिर मॉन्टेसरी खोली गांव में लोगों को पढ़ाने के लिए, पढ़ता रहा, मॉन्टेसरी चलती रही। फिर मैं फरीदाबाद आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर लेक्चरर लग गया, फिर यहाँ मैंने प्रोफेशनल ट्यूटर अकादमी खोली, फिर मैं और पैसा आ गया। अभी मैं किराए पर रह रहा था, पर मेरे पास अब मोटरसाइकिल बाइक आ गई और किराया भी मैं अच्छा देने लगा, तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर का भी किराया हो जाने लगा। फिर मैंने घर, मकान, दुकान, प्लॉट भी ले लिए। फिर उसके बाद मैंने एकलव्य इंस्टीट्यूट खोली, उसकी फ्रेंचाइजी दे दी इसके अंदर। फिर पैसा आता चला गया, पैसा बढ़ता चला गया। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ कर के देखा नहीं। फिर तो मैंने पीएचडी पढ़ाई करता गया। मैंने सबसे पहले एमएससी मैथ किया, फिर एमएड किया, फिर एमएड इन एजुकेशन, फिर एमबीए किया अन्नावाला यूनिवर्सिटी से। फिर मैं मैनेजमेंट गुरु के नाम से जानने लगा, किताबें लिखनी शुरू कर दी, सफलता का रहस्य लिख दिया। उस समय बहुत किताब लिखी, उसकी रॉयल्टी आई। फिर आईटीआई के लिए किताबें लिखी गणित की, वो उसकी रॉयल्टी आने लगी। फिर पैसा चारों तरफ से शुरू हो गया, और फिर मैंने यानी कि आपकी जो मजबूरियां थी, वो उन मजबूरियों को आपने मिसाल बना दिया। हाँ, मजबूरी तो मैंने अभी आपको कुछ बताई नहीं है, मजबूरी तो ऐसी ऐसी रही है। मेरा जीवन ऐसा संघर्ष रहा है कि मैंने पैंट में जाकर के चप्पल भी बेची है, मैंने साइकिल पर बर्फ भी बेची है, मैंने बेल बे, ये जो बेलदार होते हैं उनमें डॉक्टर तो साहब आटा कुछ गीर का। कुछ बचा के रखिए, ये शहर वाले फिर सुनेंगे, क्या कहेंगी, जनता क्या कहेगी। नहीं, जनता तो कहने वाली क्या है, जनता को तो ये है ये कि कहीं ना आज कहीं आज मेरे आपसे, जीवन को देख करके जी ये लोग कहते हैं कि तपा हुआ तो है, सिद्ध तो है।
मतलब वाणी में इतना सदापन है, विचारों में इतना सदापन है, कभी कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी से मनभेद नहीं हुए, कभी किसी से मतभेद नहीं हुए, जिसने कह दिया तू बड़ा मैं छोटा, तू बड़ा मैं छोटा, इस नीति पर चला हूं तो आज यहाँ तक पहुंचा हूं। यदि मैं इन लोगों से लड़ रहा होता, झगड़ रहा होता, अपने समय को बर्बाद कर रहा होता, मैंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया। भाई तुम बड़े हो, कोई बात नहीं, तुम जैसे गए ठीक है, लेकिन लास्ट में उन्हीं लोगों ने आकर के माफी मांगी, गलती हुई गुरु जी। कि बड़े आखिर आप ही हो। हाँ बड़े आप, तो ये बड़ी बात है। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि विनम्रता सौम्यता आपकी हमेशा आपको सफलता की तरफ ले जाती है। यदि आप विनम्र हो, उदार हो, भलाई निस्वार्थ भाव से आप भलाई करते हो, निस्वार्थ भाव से आप परोपकार करते हो, रोजाना अध्ययन करते हो, किताबों को पढ़ते हो। मेरा जीवन आज भी पढ़ाई का ही है। मैं किताब पढ़ने का इतना मैं विद्यार्थी हूँ, आज भी मुझे पढ़ना और पढ़ाना दो ही चीज मुझे अच्छी लगती हैं, जिनको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे मतलब पढ़ने जो लेख इतने सफल व्यक्ति जिन्होंने किताब लिख दी, वो अपना जीवन अपने जीवन का पूरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस किताब में संकलित करके चले गए। यदि आप पढ़ोगे तो कुछ बनोगे ना, जब पढ़ोगे ही नहीं तो क्या बनोगे आप। डॉक्टर साहब इतनी सारी डिग्रियां लेने ली आपने और इतनी सफलता पाई आपने, और फिर क्या कारण रहे कि आपको कई बार नाम घोषित किया गया कि राज्यपाल भी बनाया जाए डॉक्टर एमपी सिंह जी को? क्या आप ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं कि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, ड्यूटी अपनाना नहीं चाहते, या कहीं कहीं बांधेलियां अभी भी आपको बांधी हुई, ये क्या कारण? ये आपका दिल को छूने वाला प्रश्न है, आंखों में आंसू वाला प्रश्न है, क्योंकि कहते हैं कि राज्यसभा जो होती है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है जी। लेकिन आज उस राज्यसभा में भी जैसे सुना जा रहा है, किसी ने 100 करोड़ दिए, किसी ने 200 करोड़ दिए, किसी ने 300 करोड़ दिए, या कोई बड़ी पहुंच का आदमी, कोई उद्योगपति है या कोई बड़ा राजनेता है, तो वो लोग ले जाते हैं। ये राज्यसभा बनाई बाबा साहब ने इसलिए थी कि इसमें कलाकार, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जो चुनाव जीत करके नहीं आ सकते हैं, वो इसके माध्यम से आ जाएं तो देश में उन लोगों की बुद्धि और विवेक का फायदा हो जाए। ये आज हमें कहीं पर दुख देता है जी। आज ऐसा है। कई बार हमने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो राजनेता हैं वो बस यूज एंड थ्रो का काम करते हैं, अपना काम करा लेते हैं। जब उनका काम होता है तो टेलीफोन आ जाता है, जब उनका काम होता है तो घर भी पहुंच जाते हैं, मना भी लेते हैं, पैर भी छू लेते हैं, लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो तू नहीं और यानी कि आप तैयार हैं, लेकिन जो है अवसर आपको मिलने में जो है। देखिए आप बहुत ही चिंतनशील हैं कि आप डॉक्टरेट हैं, आप डॉक्टर पत्रकार के साथ साथ डॉक्टरेट की उपाधि आपके पास में है, तो आप साहित्यकार भी हैं, तो ये देखिए कौन नहीं चाहता। देश सबसे पहले मैं देश के लिए काम करता हूँ, देश है तो मैं हूँ, देश नहीं है तो मैं नहीं। मैं चाहता हूँ कि देश मेरा समृद्धशाली हो, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे, देश में अच्छी पॉलिसी आए, उस विषय पर काम हो, सुख दुख का साथी हो। दिव्यांगता जो देश के अंदर है, जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इन सब विषय पर काम होना चाहिए। जो आजकल रेप बलात्कार देखे जा रहे हैं, इन विषय पर काम होना चाहिए। तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 40 किताबें लिख दी हो, 40 किताबों का लेखक हो, प्रकाशित कर दी हो, और जिसको कम से कम 25-30 साल का पढ़ाने का 40 किताबें आप लिख चुके? मैं 40 किताबें लिख चुका हूँ। कोरोना से जंग इस महामारी में लिखी थी मैंने, और सफलता का रहस्य गणित जल्दी कैसे सीखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, रोड सेफ्टी, सिविल डिफेंस, औद्योगिक सुरक्षा, और मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ऐसी मेरी बड़ी किताबें हैं जो देश और दुनिया पढ़ रही है। जब भी मुझे कहीं पर कुछ ऐसा लगता है तो मैं किताब लिख देता हूँ, किताब में संकलित कर देता हूँ, ऑनलाइन डाल देता हूँ, यूट्यूब पर डाल देता हूँ, गूगल पर डाल देता हूँ, फेसबुक पर डाल देता हूँ, लोग पढ़ते हैं। मेरी कोई ऐसी किताब, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उनको पब्लिश करने के लिए किसी उससे मैं कर सकूँ,
और मैं किसी से चंदा लेता भी नहीं हूँ और किसी से मेरे से इस प्रकार से निवेदन किया भी नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे भी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, पर मैं सरकार को मैं निवेदन ज़रूर करना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, जो बुद्धि और विवेकशील व्यक्ति हैं, जो देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, जो भाईचारे बंधुत्व के लिए काम करते हैं, जो देश की इंटीग्रिटी के लिए काम करते हैं, उनको आगे लाना चाहिए। यहाँ तक बता दूँ मैं कि मैं जो एनसीसी के इंटीग्रेटेड कैंप होते हैं देश और दुनिया में जो चलते हैं, मैं उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। मतलब कोई भी तो अछूता नहीं है मेरे से, ना पुलिस मेरे से छूती, ना प्रशासन मेरे से छूता, ना आर्मी मेरे से छूती, ना मतलब उद्योग मेरे से। और मैं हर जगह मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो सबको पता तो है कि मैं कौन हूँ और मैं मेरी डॉक्टर पढ़ाई साहब लिखाई क्या है। वही हम कहना चाहते हैं कि ये अवसर आपको क्यों नहीं मिला। आप यहाँ फरीदाबाद में इतनी बड़ी प्रतिभा लेने के बाद, इतनी जी। बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी जो सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, जो हर एक हम्म, नेता या अभिनेता या राजनेता के जी। पास, हर एक के पास नहीं मिलेंगी। हो सकता है कुछ लोग नहीं, हों, अधिकतर राजनेता लेकिन मेरे शिष्य हैं। जी, लेकिन और ज्यादातर, लेकिन आप, मैं ये ये जानना चाहते हैं कि आप फरीदाबाद छोड़ना नहीं चाहते, या फरीदाबाद जाने का या दूर का आपको जो है अवसर नहीं प्राप्त हुआ। देखिए डॉक्टर साहब, सभी लोग जब मेरे पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं, बोलना सीखने के लिए आते हैं, मंच पर कैसे बोलें, कैसे भाषण दें, कैसे भाषण लिखें, कैसे पब्लिक के बीच में बोलना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ सिखाता हूँ। तो बहुत सारे नेता हैं जो मेरे विद्यार्थी हैं, जब वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री साहब से बात करेंगे, हम गृह मंत्री साहब से बात करेंगे, हम आपको वहाँ पर शिक्षा विभाग का ये बनवाएंगे, रेड क्रॉस का ये बनवाएंगे, हम आपको चेयरमैन लगवाएंगे, वाइस चेयरमैन लगवाएंगे, आपको गवर्नर लगवाएंगे, आपको तो वहाँ पहुँचाएंगे, तो मैं स्वप्न देखता रह जाता हूँ, ऊपर वो देखता हूँ कि फिर उनका जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो कहते हैं सर वो तो आरएसएस के लोग हैं, कच्छा धारण करने वाले हैं, उस लॉबी में आप नहीं होते हो, आप मतलब कोई कह देता है आप कांग्रेस से हो, कोई कह देता है आप बीजेपी को हो, कांग्रेस को आता है तो वो कह देते हैं जी आप तो बीजेपी के मंचों पे थे। और कई मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जो सरकार आती है उसके मंच पर मुझे जाना चाहता है पड़ता है, उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, इलेक्शन संपन्न कराने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, फिर लोग मेरे ऊपर ये मतलब बजाय देने के ये थोप और क्यों देते हैं? थोप क्यों देते हैं, मतलब और मुझे नहीं दें उनके पास कोई बात नहीं, तुम अपनों को ओबलाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन इस प्रकार के एलिगेशन तो मत लगाओ कि मैं एक निर्भीकता से, निष्पक्षता से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, मैं बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरी काबिलियत के आधार पर यदि देना चाहते हैं तो देश का भला ही होगा, लेकिन नहीं देना चाहते तो मुझे कोई ऐसी वो नहीं है, काम मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे गुणों के आधार पर मेरी माँ ने जो सिखाया है कर भला हो भला, जी, संतोष जो है सब्र का फल मीठा होता है, अंत भले का भला होता है, मानवीय गुणों को अपनाओ, मानव की सेवा करो, और जहाँ पर भी हैं जैसे भी हैं देने वाली कुदरत है, प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति को जानता हूँ, प्रकृति के साथ रहता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, पेड़ों को सींचता हूँ, स्वच्छता पर काम करता हूँ, लोगों की भलाई करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, वंचित शोषित पीड़ितों को घर घर जाकर के पढ़ाता हूँ, स्लम बस्ती में जाकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको कॉपी किताब फ्री देता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ लो, तुम मेरी तरह पढ़ जाओगे तो कहीं रोजगार तुम्हें मिल जाएगा, दो रोटी के तुम काबिल बन जाओगे, कहीं नौकरी मिले या ना मिले। जी। तो मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा, कुछ मिल जाए तब भी ठीक है और कुछ ना मिले तब भी ठीक है। डॉक्टर साहब हमारा मानना यह है कि जैसे कि आप चलो इतनी डिग्री, इतनी क्वालिटी, सारी चीजें आपके पास आज परमात्मा की दया से सब कुछ है आज आपके पास में, जी। लेकिन लेकिन महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अगर अच्छे व्यक्ति के पास, अच्छे पर्सन के पास अगर सब कुछ होता है लेकिन उसके पास कलम की ताकत नहीं होती है, तो वो चाह कर भी कुछ चीजों को नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छी बात कही लेकिन है। अगर ये सब चीजें आपके पास में ताकत मिले, बल मिले, तो आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, सारी चीजें, तो आपको कहीं ना कहीं कार्यों को बेहतर करने के लिए, जी। जैसे हमारा स्टेट हरियाणा है, हम्म। तो हरियाणा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो उपलब्धि
मिलेगी और बहुत बड़ी जो सफलता जी मिलेगी, क्योंकि आपके जो कार्यों को पूरा बल मिल जाएगा जी और लोगों के जो आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, नीचे से निकले हुए आपने पूरा बताया हम्म, कि मैं बता रहा हूँ कि आपका हम्म, जीवन के बारे में सुनकर लोगों को भी, खैर हम्म, जनता सुन रही है, जी जनता को भी सीखना चाहिए और मैं भी आपसे इंस्पायर हूँ। मैं भी ये चीजें हम भी चाहते हैं जी कि हर बंदा इन चीजों को सीखे, हम्म, आगे बढ़े, अपने आप को मजदूर न समझ के, मजबूर न समझ के उसको मिसाल बनाए। हम्म, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी एक डॉक्टर एमपी सिंह जो बैठे हैं, वो डॉक्टर एमपी सिंह आप भी बन सकते हैं कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है जनता का, कहीं ना कहीं आप, कोई भी अगर मजबूर दिखता है, अपने आप में मजदूर दिखता है, अपने आप में कहीं अपने ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डॉक्टर एमपी सिंह जी जो हमारे पास में बैठे हैं, इनका जीवन जरूर एक बार ध्यान से सुन लें। तो तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपने बहुत ही दिल को कुरेदने वाली बात कही। काम की कदर होती है। मैं जब कोरोना का यहाँ पर को कंट्रोल रूम का इंचार्ज लगाया डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद ने, और एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा प्रदीप भैया जी थे, और यशपाल जी यादव जी जो आज डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम हैं, उन्होंने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी तो मैंने 24 घंटे उस कोरोना में लोगों को काउंसलिंग की, लोगों को दवाई गोली पहुंचाई, और यहाँ तक कि जो लावारिस लाशें थी उनको हाथों से उनका दाह संस्कार किया, मतलब सारे काम किए। और उस काम को देख करके डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद यशपाल यादव जी जब थे, उन्होंने सरकार को लिख करके भेजा कि इनको स्टेट अवार्ड दिया जाना उचित रहेगा इस काम के लिए। तो अमित गुलिया यहाँ पर एसडीएम थे, अमित गुलिया और यशपाल यादव जी ने दोनों ने सरकार को भेज दिया, लेकिन आज तक उस कागज पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में यहाँ पर एसडीएम परमजीत चहल, एसडीएम भड़कल और एसडीएम जो बल्लभगढ़, तीनों ने लिख करके दिया, भेजा कि इनको पद्म श्री मिलना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने लिखा, और यहाँ तक राजनेताओं ने लिखा, जो एमपी थे, एमएलए, मंत्री थे, मूलचंद शर्मा जी जब मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा, राजेश नागर उस समय एमएलए थे उन्होंने लिखा, और टेकचंद शर्मा उस समय एमएलए थे उन्होंने लिखा। सबने लिख करके सरकार को भेजा कि डॉक्टर एमपी सिंह का जो कार्य है उनको इसके आधार पर पद्म श्री मिलना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई आज तक मेरे पास कुछ ऐसा नहीं आया। मैं परेशान नहीं हूँ, पर जब यहाँ के लोग मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी वकालत करते हैं, ऊपर तक वो भी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को कुछ मिलना चाहिए। यहाँ तक कि राजनेताओं ने लिख करके दिया प्रधानमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, कि इनको बड़े पद पर आसीन करना चाहिए, इनकी काबिलियत का हमें फायदा उठाना। किसने लिख के दिया था? सभी राजनेताओं ने, सभी एमएलए, हमारे यहाँ 6 एमएलए हैं, 6 के 6 एमएलए ने लिख करके दिया। यहाँ तक कि सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर लिख करके दिया। तो मुझे यहाँ का पूरा प्यार मिल रहा है। मैं यहाँ की लोगों को बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता, यहाँ का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितने भी जिले के अधिकारी हैं सभी ने लिख करके दिया, एचओडी जितने भी हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने मेरे काम को देखा, लिख करके दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का दिल से सम्मान करता हूँ। मुझे लग रहा है कि या तो वहां तक मेरी बात पहुंच नहीं पा रही है, मेरा रिकॉर्ड नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मेरे पास जवाब नहीं आ रहा है, या मैंने अभी भी उनके पास में एक मेल की थी, एक बुक भेजी थी मैंने, गवर्नर साहब को भी अपने कामों की एक बुक बना करके भेजी थी, प्रधानमंत्री साहब को भी अपने कामों की बुक बनाकर भेजी थी, गृह मंत्री साहब को भी भेजी थी, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। यदि जवाब आ जाता तो मुझे थोड़ा संतोष होता कि शायद क्या समझते हैं कि बात आपकी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? पहुंच पहुंच जाती तो कुछ तो 2 लाइन लिख कुछ करके, तो कुछ तो 2 लाइन लिख करके भेजते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पर पोस्टल आदेश पर मैं कोई शक कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि डाक विभाग पर भी, डाक विभाग ने तो पहुंचा दी होगी क्योंकि मैंने रजिस्ट्री की है, और पहुंचाई है तो वहां से नहीं आई, तो इसका मतलब वहां का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं पर उसमें हो सकता है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि यदि काबिल व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर पद नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उनकी काबिलियत का फायदा नहीं उठाया,
तो जो देश क्योंकि जिनके आधार पर चला करता है, यदि गुरु न होते, गुरुकुल न होते, तो ये सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, धर्म गुरु जो कहा जाता है, ये नहीं बनता। शिक्षा से ही और व्यक्तित्व से ही, जब राजनीति में एक व्यक्तित्व के धनी आ जाते हैं, जैसे माननीय मोदी साहब हैं, ऐसे ही तपा हुआ व्यक्ति, मैं उनसे तुलना तो नहीं करता, लेकिन उन्हें मौका मिल रहा है, मंच पर है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग मुझे वो सेवा दे रहे हैं। मेरे आदर्श बाबा साहब हैं, बाबा साहब को देख करके, उनकी पीड़ा को देख करके, क्योंकि कई बार कई लोगों को मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को जवाब मिल गया है कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर MP सिंह जी न रुके हैं न थके हैं, वो अवसर की तलाश में है। और तो जनता को, जो जनता की अदालत में जो जवाब जनता को मिल चुका है कि डॉक्टर जो महिपाल सिंह जी हैं, MP सिंह जी हैं, वो इतनी बड़ी प्रतिभाएं, सारी चीजें लेने के बावजूद जो है रुके हैं न थके हैं, और वो एक अवसर की तलाश में है कि उनको अवसर मिलेगा तो वो जरूर जनता के बीच में अभी भी सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी सेवाएं देते रहेंगे। और फिर इसके बाद में जनता के सामने फिर पेश होंगे, हम जनता की अदालत में फिर पेश होंगे, और तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपके चैनल का, सभी दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहता हूं कि गरीबी कभी सफलता में आड़े नहीं आती है। आप यदि मन से कोई ठान लेते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। मैंने मेहनत की है, मुझे मेहनत का फल मिला है, आगे भी मैं मेहनत करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करता रहूंगा, बुजुर्गों की सेवा करता रहूंगा, आशीर्वाद लेता रहूंगा, बच्चों को शिक्षा और व्यवस्था पर कार्य करता रहूंगा, बहन बेटियों का सम्मान करता रहूंगा। इसी में मेरा भला है, मेरा जीवन इसी में कामयाब है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपने सुना, और आपको मुझे लगता है कि जो परेशानी आपके बच्चों के सामने आ रही है, वो अब शायद हो सकता है कि उनको भी जवाब मिल जाएगा कि कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि मकान होगा जभी पढ़ पाएंगे, जरूरी नहीं है बिजली होगी तभी पढ़ पाएंगे, जरूरी नहीं है कि कोट पैंट होंगे तभी पढ़ पाएंगे, उनके बिना भी पढ़ लिख करके हम अच्छे अफसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, और बहुत पढ़ लिख करके स्वयं एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे ही मुद्दों और ऐसे ही प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे हम जनता के सामने, जनता की अदालत में, और बस चलते हैं। फिर मैं आपके साथ में और डॉक्टर MP सिंह के साथ में मैं महेंद्र रहा। धन्यवाद।